जी, अस्सलाम वालेकुम। हम कैफ 9 डिस्कस कर रहे हैं आपका। अभी तक हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो सारी अपलोडेड हैं एंड चैप्टर 1 के रिलेटेड जितने भी आपके पास्ट पेपर्स में तो ऑटम 20 से लेकर स्प्रिंग 70 तक जितने भी पास्ट पेपर्स में चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आए हैं, हमने सारे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर वीडियो अपलोडेड है, अब वो देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपका चैप्टर 1 कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपके चैप्टर 1 में से कौन कौन से टॉपिक बार बार टेस्ट हो रहे हैं और किस तरह टेस्ट हो रहे हैं। मतलब एग्जामिनर की अप्रोच क्या है कि नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग कर रहा है चैप्टर 1 में से या केस स्टडी टेस्ट कर रहा है। तो चैप्टर 1 के बाद मैं डायरेक्ट चैप्टर 13 पे क्यों आ गया हूँ? अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो सारी देखी है तो आपका आइडिया होगा, अगर आपने नहीं देखी तो आपको मैं बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, एक ऑडिटर की पहले अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के बाद वो प्लानिंग करता है, ठीक है ना। अब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड दो मैटर्स हैं जो हमने देखते हैं। क्या ऑडिटर ने अपने आप को दो चीजों में इवेल्युएट करना है कि क्या वो इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक है लीगल मैटर्स, कंपनीज एक्ट वाले, जो आपने कंपनी लॉ 27 में क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, एंड वही सेम हम चैप्टर 1 में सारी डिस्कस कर चुके हैं। लीगल मैटर्स ऑडिटर ने टेस्ट किए, लीगल मैटर्स में वो क्वालिफाइड है, वो अपॉइंट हो सकता है। साथ में ही एथिकल मैटर्स हैं, कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटर ने चेक करते हैं कि क्या वो एथिकली इस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है। ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट की नहीं है, आईकैप की हैं। आईकैप ने एक कोड ऑफ कॉर्प एथिकल रिक्वायरमेंट्स का है, कोड ऑफ एथिक्स का उन्होंने पब्लिश की हुई है बुक, ऑलमोस्ट को 200 पेजेस की है। आपने उन सारे एथिक्स जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, जस्ट लाइक एक प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, तो ऑडिटर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनकी कंप्लायंस भी इंश्योर करनी है जब वो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा होगा। अभी हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 में लीगल मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 13 में हम प्रोफेशनल मैटर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का फर्स्ट हाफ है वो भी आपकी एथिकल मैटर्स को डिस्कस करता है जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। चैप्टर 2 का जो फर्स्ट हाफ है, जो एथिकल मैटर्स हैं, वो तभी आपको समझ आएंगे जब आपने चैप्टर 13 की सारी टर्म्स डिटेल में पढ़ी होंगी। चैप्टर 2 के फर्स्ट हाफ में जो उन्होंने टर्म यूज की हैं चैप्टर 13 से रिलेट कर रही थी, हम उसके बारे टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते होते हैं। इसीलिए अगर मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करता तो आपको जो टर्म यूज हो रही होती उनकी समझ ना आती। हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर 2, 3 एंड कंटिन्यूसली सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे जी। इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आईकैप ने, जो आपकी जो ऑडिटिंग बोर्ड है, उसने कुछ एथिक्स दिए हैं। उसने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हैं। वो कहते हैं कि एक ऑडिटर के अंदर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, अगर वो ऑडिटर बनना चाहता है, ऑडिट बनना चाहता है, ऑडिटर बनना चाहता है, ऑडिट करना चाहता है, तो उसके अंदर ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, होने चाहिए। तो देखते हैं, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला क्या है, इंटेग्रिटी। ये वो चैप्टर है जिसमें से आपके पेपर में हर अटेम्प्ट में 8 से 10 मार्क्स आते हैं। और चैप्टर के पेजेस कितने हैं, चलें पहले वो देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खत्म हो गया। और इसमें से आपके कुछ 3 से 4 पेजेस हैं जो जस्ट वैसे पढ़ने वाले हैं, याद करने वाली बातें उसमें नहीं लिखी हुई। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपके 7 पेजेस हैं टोटल, और इनमें से आपकी हर अटेम्प्ट में 10 नंबर आते ही आते। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 13। एथिक्स क्या कहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन 5 प्रिंसिपल्स की क्या करनी, कंप्लायंस करनी है। पहला क्या है कि इंटेग्रिटी, ईमानतदार होना चाहिए। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब टू द पॉइंट रहे और ऑनेस्ट ओपिनियंस दे, ऑनेस्ट क्या करे, डीलिंग करे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये है कि किसी उसका जो ओपिनियन है, ऑडिटर ने क्या देना होना है, ओपिनियन देना होता है,
तो उसका जो ओपिनियन है वो बायस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो उसकी ओपिनियन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें कब हो सकती हैं? अगर मेरे फादर या मेरे भाई एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक कंपनी के मालिक हैं, अगर मैं उसका ऑडिट करने जा रहा हूं, उसका अगर मैं ऑडिट करना, मैं ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूं, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो इशू नहीं है, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं अपने एक जो भाई की कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ कंपनी एक्ट के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर वहां पर कोई मिस स्टेटमेंट्स हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, मैं अपना ओपिनियन फिर भी क्या दूंगा? ट्रू एंड फेयर व्यू दूंगा। ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पर इशू आ जाता है। ठीक है, तो एथिक्स के अकॉर्डिंगली मैं अपने भाई की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ऑडिटर अगर कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो उसके पास प्रोफेशनली वो ऑडिटर, वो पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, अगर लेट्स सपोज अगर मैं किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मेरे पास ऐसा स्टाफ ही नहीं है जिसके पास इंश्योरेंस कंपनी के रिलेटेड नॉलेज हो, कंपिटेंसीज हो, तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो प्रिंसिपल है मैं उसकी कंप्लायंस ही नहीं कर रहा। ठीक है ना? इसमें क्या चीजें कवर है? टू मेंटेन professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employee receives competent professional services। ठीक है ना? मैंने ये इंश्योर करना है जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं उसमें मैं प्रोफेशनली कंपिटेंट हूं कि नहीं हूं। अब ड्यू केयर क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं वन टाइम क्वालिफाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गया हूं, लेकिन मेरे पास मैं प्रोफेशनली कंपिटेंट भी हो गया। अब मैंने अपने नॉलेज को, आपको पता है कि हमारी फील्ड के अंदर हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर 9 महीने के बाद लॉज में अमेंडमेंट्स आती हैं। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आपके टैक्स का लॉ तो हर 6 महीने बाद, सॉरी हर साल बाद चेंज होता है जब आपका बजट आता है। आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज होते हैं। आपका कंपनी लॉ चेंज होता है। अगर मैं अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करूंगा तो मैं फिर क्या हो जाऊंगा? प्रोफेशनली इनकम्पिटेंट हो जाऊंगा। इसीलिए वो कह रहा है on current developments in practices, legislation and techniques and act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards। हम यहाँ आकर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ड्यू केयर क्या होती है। वो होती है मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस। मैंने फर्स्ट टाइम अटेन तो कर लिया प्रोफेशनल कंपिटेंस, ये क्वालिफाई करने के बाद वो आ गई प्रोफेशनल कंपिटेंस। जो ड्यू केयर है वो है मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस। जी फोर्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? क्या मुझे पता है? आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है। कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी ने ऑडिटर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर एक्सेस देनी है। कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स को पता होती हैं, जो कंपनी के सीईओ, सीएफओ या डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल जो जीएम होते हैं उनको पता होती हैं, बाकी को पता नहीं होती। अब वो ऑडिटर को भी पता होती है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको लीक करने से कंपनी को एक ही दिन में, एक ही लम्हे में करोड़ों का लॉस हो सकता है। तो एथिक्स कहते हैं कि ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिलती है, ऑडिटर ने वो उस इंफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करनी है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है एंड किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी। कब डिस्क्लोज करनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कि कब कब इंफॉर्मेशन ऑडिटर डिस्क्लोज कर सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट में ऑटम 20 में भी ये चीज टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर ये है कि टू कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। अब पाकिस्तान में जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन हैं, ट्रैफिक के रिलेटेड हैं, अदर जो लॉज हैं, मतलब जो आपको एज ए
सोसाइटी का मेंबर जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं, आपने उसकी कंप्लायंस करनी है। मतलब ये है कि आप लगने चाहिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब आप एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान की तरह आपने बिहेव करना है। ये आपका प्रोफेशनल बिहेवियर में कवर होता है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर imposes an obligation on all chartered accountants to comply with relevant laws and regulations and avoid any action that the chartered accountant knows or should know may discredit the profession। कैसे हो सकता है? मैंने अपनी गाड़ी के पीछे शीशे पे लिखवाया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, इशारा बंद होता है, मैं तोड़ के चला जाता हूँ, कैमरे में आ जाती है मेरी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ ऑडिटर, नंबर भी आ जाता है। न्यूज़ पे आ जाता है कि जनाब ये फलां गाड़ी नंबर था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसने जो लोकल लॉ है, ट्रैफिक रूल को तोड़ा है और इसने इशारा तोड़ा है। अब यहाँ पर जो प्रोफेशन को क्या हो रही है, डिसक्रेडिट हो रही है, डिसरिप्यूट हो रही है, अब ना रिस्पेक्ट का मैटर बन जाता है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपका इंस्टीट्यूट आई कैप या आपके प्रोफेशन ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कोई बदनामी फेस करनी पड़े। अब हम इन सब की जो डेफिनेशन है डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी सेम imposes an implication on all chartered accountants to be straightforward, honest in all professional and business relationships. Integrity also implies fair dealing and truthfulness। मतलब सच सच बताना है, जो भी है, बेशक आपका नफा है नुकसान है अलग चीज है, लेकिन आपने सच सच बताना है। और यही क्या होती है, कारोबार के असूल है, अमानत और दयानतदारी। फिर कहता है, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट shall not knowingly be associated with reports। रिपोर्ट्स कौन सी हैं आपकी? ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन वेयर द चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलीव दैट। मतलब यह है कि ये 3 केसेस हैं जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर पता है कि इनमें से कोई एक केस एग्जिस्ट करता है तो वो उसके साथ एसोसिएट नहीं होगा, मतलब वैसी इंफॉर्मेशन का ऑडिट भी नहीं करेगा, ठीक है? Believe that the information contains a materially false or misleading statement। मतलब इन अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, और वो है भी क्या? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है? कंटेन स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन फर्निश रेकलेसली, मतलब आपने को फ्रॉडनेटली गलत फेक अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर दी है, सॉरी, उसमें इंक्लूड कर दी है। और आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो आपने इंक्लूड ही नहीं की उसके अंदर, आपको पता है कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो आप एथिकल की नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं एथिक्स की, ठीक है? व्हेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पहले पता नहीं था लेकिन आपको बाद में पता चल गया है। व्हेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स अवेयर दैट द अकाउंटेंट हैज बीन एसोसिएटेड। अकाउंटेंट कौन सा? कंपनी का अकाउंटेंट, ठीक है ना? हम कौन है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। The chartered accountant becomes aware that the accountant has been associated with such information. The accountant shall take steps to be disassociated from that information। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना? द चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल डन। नेक्स्ट क्या है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी डीम्ड नॉट टू बी इन ब्रीच ऑफ पैराग्राफ 10.2 if the accountant provides a modified report। अब हमें पता है कि चैप्टर 14 हमारा रिपोर्ट के बारे में है, आपको बता देता हूं। जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, वो होती है अनमोडिफाइड रिपोर्ट, ठीक है ना? अगर हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, वो होती है मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो यहां पर वो कह रहा है, पहले उसने कहा है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि यहां पर मिस स्टेटमेंट है, वो उससे एसोसिएट नहीं होगा। अगर वो इससे एसोसिएट होता है और अपनी रिपोर्ट में बता देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, मतलब मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देता है, तो फिर वो इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स की ब्रीच नहीं कर रहा होगा, ठीक है? फिर है ऑब्जेक्टिविटी, सेम बात है, बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑडिटर वो सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करेगा, बजाय इसके कि वो गलत ओपिनियन दे, ठीक है? फिर आपकी है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ये वही वाली बात हम डिस्कस कर चुके हैं। To maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that client को आप सर्विसेज दे रहे हैं वो बेहतरीन दे रहे हैं, और to act diligently in accordance with the applicable technical and professional standards। ये कौन से हैं?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज और प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर आता है कि कॉम्पिटेंसी और ड्यू केयर का क्या मतलब है। कॉम्पिटेंसी तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर है मे बी डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट फेजेस। एक है अटेनमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपने वन टाइम सीए क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यहाँ पर ये चीज कवर हो जाती है। तो आपने ये जो डेफिनेशन है, ये वाली ये पॉइंट जस्ट आपने याद कर लेना है, बाकी पढ़ लेना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। The principle of confidentiality imposes an obligation on all chartered accountants to refrain from disclosing outside the firm or employing organization confidential information acquired as a result of professional and business relationship। अब मैंने क्लाइंट से, कंपनी से प्रोफेशनल रिलेशनशिप की वजह से क्या ली, इंफॉर्मेशन ली। प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या था, हमारा आपस में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं क्या करूंगा, कंपनी का ऑडिट करूंगा। अब कंपनी ने क्या करनी थी, मुझे ऑडिट करने के लिए इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, विदाउट प्रॉपर और एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी और अनलेस देयर इज लीगल और प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अब दो ऑप्शन है, आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। पहली बात है कि आपको मना कर दिया गया कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट के रिलेटेड है आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। लेकिन अगर आप क्लाइंट से परमिशन लेते हैं और क्लाइंट आपको अलाउ कर देता है तो आप उसको कर सकते हैं, आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको कोई लीगली आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप टू देयर पर्सनल एडवांटेज और एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टीज। अब ये कब होता है, लेट्स सपोज मैं एमसीबी बैंक का ऑडिट करने गया और मुझे अब उनकी ऑडिट होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है जस्ट डायरेक्टर्स को पता होता है और सीनियर मैनेजमेंट को पता होता है और फिर ऑडिटर को पता होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इस दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है पिछले साल से 10% ज्यादा है, क्योंकि वो लिस्टेड क्लाइंट है। ऑटोमेटिकली जब ऑडिटेड अकाउंट्स जाएंगे तो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उसका जो शेयर की प्राइस है मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं यूज करके या खुद क्या कर लेता हूँ, एमसीबी के शेयर परचेज कर लेता हूँ, या अपने भाई को कहता हूँ, कजन को कहता हूँ, जनाब आप ना 10 लाख शेयर परचेज कर लो मार्केट में, 10 दिन के अंदर इसकी एक शेयर की वैल्यू 5 रुपए बढ़ जाएगी। मतलब मैं मेरे इस इंफॉर्मेशन की वजह से मैं एडवांटेज या तो पर्सनल ले रहा हूँ या कोई थर्ड पार्टी मेरे ब्याह पे एडवांटेज दे रही है। तो आप ऐसा कोई एडवांटेज लेते हैं तो वो एक अनएथिकल मैटर है, आपको लॉ यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि आपने मेंटेन करने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सो ऑन, आपने चीजें पढ़ लेनी है, आपने ये याद करना है, ठीक है। फिर आते हैं कि कुछ केसेस हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद करना है, ठीक है। द फॉलोइंग आर सर्कमस्टांसेस वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट और मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और व्हेन सच डिस्क्लोजर मे बी अप्रोप्रिएट। वो कौन सी कंडीशन है, तीन वो देखते हैं। डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज अथोराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर। लॉ ने परमिट किया है लेकिन रिक्वायर नहीं किया। अगर लॉ कहता है कि आपने डिस्क्लोज करना है तो उस केस में आपको कंपनी की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। अगर लॉ परमिशन देता है, रिक्वायर नहीं करता, कहता है कि आपको लॉ है आप कर सकते हैं, ऑडिटर डिस्क्लोज कर सकता है, उस केस में अपने क्लाइंट से क्या करना है, परमिशन लेनी है और फिर आप डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाई लॉ। अब लॉ की किसी भी वजह से क्या हो सकता है, वो आपको रिक्वायर कर सकता है, आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। और यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। पहला है कि कोई भी एविडेंस था, कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, केस चल रहा था कोर्ट में, और कोर्ट कहता है फर्म को कि आपने इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, हमें शो करवाने हैं, प्रोसीडिंग में इंक्लूड करने हैं। तो उस केस में मैं बाउंड हूँ, लॉ की रिक्वायरमेंट है, मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा। मतलब जस्ट कोर्ट के सामने क्या कर दूंगा, बता दूंगा, दिखा दूंगा।
तो एक और चीज़ है कि मैं क्या कर रहा था, ऑडिट कर रहा था, मेरे वर्क काम करते हुए मुझे कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो मतलब ये मुझे शक हुआ कि कंपनी जो है जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, या वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है। उस केस में जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट कौन सा है? देयर इज़ ए प्रोफेशनल ड्यूटी। अब मेरी एज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूटी है कि मैं क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करूँ, ठीक है ना? व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कि टू कंप्लाई विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जैसे फर्म कंपनी को ऑडिट करती है, वैसे ही आईकैप फर्मों को ऑडिट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूसीआर कहते हैं। जब आईकैप के बंदे ऑडिट करने आते हैं किसी फर्म का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ऑडिटर का, तो वो जो कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, जो फर्म ने किसी कंपनी के ऑडिट्स किए होते हैं, वो उन्हीं ऑडिट्स का दोबारा ऑडिट कौन करता है? आईकैप करता है। तो उस केस में जाहिर सी बात है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके आईकैप के बंदे होते हैं वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर तभी उन्होंने कहा कि ये परमिटेड है, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाई ए मेंबर बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी। अगर मुझसे कोई इंक्वायरी चल रही है, मैं ऑडिटर हूँ किसी कंपनी के रिलेटेड, अगर मैं उसको रिस्पॉन्स में, अगर मैंने रिप्लाई करना है, जवाब देना है, मैं वो इन्फॉर्मेशन उस बॉडी को, रेलिवेंट बॉडी को, जो इंक्वायर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको डिस्क्लोज कर सकता हूँ। ये कुछ क्या है, एग्जाम्पशंस हैं कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो हम ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का एजेंडा। चलो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।